आप देख रहे हैं लाइव बिहार में हूं आपके साथ असलम अब्बास। वोटर अधिकार यात्रा का कारवां धीरे धीरे बढ़ते हुए सीमांचल की धरती पहुंच गई है और सीमांचल की धरती कटिहार में पहुंची है। और कटिहार में जो वोटर अधिकार यात्रा है वहां से आगे बढ़ेगी और सीमांचल के दूसरे जिलों में प्रवेश करेगी। तो चुनावी साल में वोटर अधिकार यात्रा सीमांचल और फिर सीमांचल की राजनीति, सीमांचल का बैटल क्यों महत्वपूर्ण है महागठबंधन के लिए और एनडीए के लिए। सीमांचल सियासी रूप से क्यों दोनों महागठबंधनों में, यानी कि दोनों गठबंधन में, एक तरफ महागठबंधन तो एक तरफ एनडीए का गठबंधन, दोनों के लिए क्यों महत्वपूर्ण बना हुआ है। और इस सीमांचल की अगर बात करें तो एक कहावत है कि सीमांचल के राजनीति को समझने के लिए सीमांचल के भौगोलिक व्यवस्थाओं को भी समझना पड़ता है। सीमांचल की जो सरजमीन है वो अंतर्राज्यीय के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय भी है, यानी कि नेपाल और बांग्लादेश के बॉर्डर से भी मिलती है। तो दूसरी तरफ बंगाल और फिर यूपी के बॉर्डर को टच करती है। ये भौगोलिक स्थिति है सीमांचल का। और सियासी स्थिति सीमांचल गाहे बगाहे वक्त वक्त पर बहुत कुछ संदेश और पैगाम देती रही है। कुल अगर सीमांचल की बात करें तो सीमांचल में कुल 24 विधानसभा सीट है। और सीमांचल की जो जातीय समीकरण है, राजनीति की जो बात है, उसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मुस्लिमों की आबादी सीमांचल में है और उनकी वोटरों की संख्या भी है। सीमांचल में कुल 4 जिले हैं जिनमें किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार। और फिलहाल कटिहार में वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, भाकपा माले की दीपंकर भट्टाचार्य सहित महागठबंधन के कई नेता इसमें शामिल हैं। मुकेश सहनी भी इसमें है। लेकिन सवाल है कि सीमांचल में ये जो वोटर अधिकार यात्रा घूमेगी, लोगों से बात करेगी वोट बचाने की, लेकिन बात सियासी है और नजरें 24 विधानसभा सीट पर है। इसलिए मैंने कहा है कि सीमांचल के बैटल में इस बार किंग कौन बनेगा, बादशाह कौन बनेगा। सीमांचल की जो कुल 24 विधानसभा सीट है उसमें इस बार किसकी सबसे ज्यादा वर्चस्व होगा। तो अगर आप 2020 विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखते हैं, जिस तरीके से 2020 विधानसभा चुनाव में नतीजा आया, उसके हिसाब से सीमांचल बहुत कुछ कहती है। यानी कि सीमांचल में परफॉर्मेंस अगर महागठबंधन की बेहतर होती तो शायद सरकार में स्वरूप और सरकार की दिशा और निर्देश कुछ और हो। अगर 2020 विधानसभा चुनाव के परिणाम पर हम नजर डालते हैं तो 24 में से कुल 8 विधानसभा सीटों पर जीत भाजपा की हुई थी, जबकि 5 विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी जीतने में कामयाब रहे। तो 4 विधानसभा सीट पर जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, जबकि एक सीट पर भाकपा माले यानी कटिहार के बलरामपुर विधानसभा से महबूब आलम और एक सीट पर राजद के विधायक जीतने में कामयाब रहे। जबकि चौंकाने वाली जो सबसे ज्यादा बात निकल कर आई थी वो 5 विधानसभा सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने जीतकर पूरे बिहार में तहलका मचा दिया था। ये कुल 24 विधानसभा सीट के परिणाम 2020 विधानसभा चुनाव में आए थे। और इसी परिणाम को लेकर चिंता दोनों तरफ, महागठबंधन और एनडीए की तरफ। अगर 24 विधानसभा सीट के जातीय और सांख्यिकीय समीकरण की बात करें तो 12 विधानसभा सीट है जहां मुसलमानों की बहुलता है और 12 विधानसभा सीट पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक रूप से हैं। यानी कि 24 विधानसभा सीट पर सब पर अगर देखी जाए बात को तो 12 तो सीधे सीधे मुस्लिम विधायक जीतने में कामयाब रहते हैं। और जो दूसरा पहलू है, यानी कि 12 बचे हुए सीटों पर हर विधानसभा सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार के साथ साथ मुस्लिम जो वोटर हैं उनका प्रभाव निर्णायक होता है। और यही प्रभाव को देखकर वोटर अधिकार यात्रा सीमांचल में है और सीमांचल में कई तरह की बातें होंगी। महागठबंधन की कोशिश होगी कि 2020 वाली गलती
2025 में नहीं हो, और अगर हो गया तो फिर महागठबंधन को कितना बड़ा झटका होगा आप 2020 विधानसभा के परिणाम से खुद समझ सकते हैं। एक समय था जब 90 का दौर, लालू यादव ने पूरे सीमांचल को क्लीन स्वीप किया। उससे पहले कांग्रेस, हालांकि कांग्रेस के लिए सीमांचल हमेशा सुरक्षित और सेफ माना जाता रहा है। मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो कांग्रेस का गढ़ सीमांचल हुआ करता था, और इसी गढ़ को लालू यादव ने समय समय पर भुनाया है। लेकिन 2025 विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के अंदर इस बात की खलबली है कि कहीं 2020 वाली परिणाम आ जाए तो कहीं जमीनी हकीकत, यानी कि जो जमीन खोई हुई है 2020 विधानसभा चुनाव में, जिस जमीन के खिसकने का डर 25 में सता रहा है महागठबंधन को, उसको फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश इस वोटर अधिकार यात्रा के तहत होगी। क्योंकि 2025 विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम पूरे मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। जिस तरीके से 2020 में जीत कर आए 5 विधायकों ने बीच रास्ते में पार्टी को छोड़ दिया था, और पार्टी को छोड़कर राजद के दामन थाम लिए, उनमें 4 विधायक थे, और अकेला वर्तमान समय में एमआईएम के विधायक अख्तरुल इमान बचे हुए हैं जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और 4 जो विधायक हैं एमआईएम के वो राजद में चले गए थे। और 2025 में ही वो डर है जो राजद और महागठबंधन को सता रही। जमीन असदुद्दीन ओवैसी के साथ, मतदाता एमआईएम को पसंद करते हैं, और यही पसंदगी को लेकर महागठबंधन के अंदर खलबली है कि अगर 2020 वाली स्थिति 2025 में रही तो फिर से सीमांचल महागठबंधन के लिए गच्चा दे जाएगी, यानी कि सीमांचल के बैटल में महागठबंधन की हार हो जाएगी। और यही वह हार को चिंतित, इसी हार को लेकर परेशानी महागठबंधन के अंदर है, और महागठबंधन के अंदर को इस परेशानी को दूर करने की कोशिश वोटर अधिकार यात्रा में होगी। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से उनके 4 विधायक को राजद ने अपने पाले में किया था, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी बिहार आए थे और सीमांचल के जमीन पर पूरी मजबूती के साथ ऐलान किया था कि 4 गए हैं 24 जीत कर आएंगे। और 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर एमआईएम सीमांचल के साथ साथ पूरे बिहार में मजबूती से तैयारी भी कर रही। हालांकि बीच में एमआईएम की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी की कोशिश रही, यानी कि एमआईएम की कोशिश रही कि उन्हें भी महागठबंधन के साथ लिया जाए, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से लगातार ये आरोप लगाए जाते रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के कारण महागठबंधन को नुकसान होता है, और उसी नुकसान को देखते हुए असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम की तरफ से बड़ी पहल की गई थी और उन्हें महागठबंधन में शामिल करने की बात कही गई। लेकिन महागठबंधन की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं आया, कोई फैसला नहीं हुआ, जिसके बाद एमआईएम अब बिहार में अकेले दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हालांकि थर्ड फ्रंट की भी चर्चाएं हैं, लेकिन इन चर्चाओं के बीच में अख्तरुल इमान लगातार बोलते हैं, असदुद्दीन ओवैसी लगातार बोलते हैं कि मुसलमानों का वोट सबको चाहिए, लेकिन मुस्लिम रहनुमाओं से इनको दिक्कत होता है। तथा कथित जो सेकुलर पार्टियां हैं उन्हें मुसलमानों के अंदर नेता नहीं, सिर्फ वोटर चाहिए, मतदाता चाहिए, कार्यकर्ता चाहिए। और इसको नौजवान मुसलमान बखूबी समझ रहा है। जिस तरीके के बिहार में परिणाम 2020 विधानसभा चुनाव के अंदर आए थे, 2025 में भी युवा जो मुसलमान हैं उनके अंदर एमआईएम और असदुद्दीन ओवैसी को लेकर गजब का क्रेज देखने को मिलता है। और जिस तरीके से भाषण की शैली है, भाषा की शैली है, असदुद्दीन ओवैसी के भाषण को सुनने हजारों की भीड़ पहुंचती है, और असदुद्दीन ओवैसी सीधे सीधे अपने कार्यकर्ता और समर्थकों से इंटरेक्ट होते हैं और बात करते हैं समाज में अच्छाई और भलाई की, हक और बराबरी की, हिस्सेदारी की। और उसी हिस्सेदारी पर इस बार 2025 विधानसभा चुनाव में मुसलमानों की जो 18% बिहार में जनसंख्या है, उस हिस्सेदारी की भी बात खूब होगी। और सीमांचल में इस बार असदुद्दीन ओवैसी की तैयारी भी खूब होगी। जिस तरीके से पिछले बार उन्हें झटका लगा, यानी कि 4 विधायक उनके छोड़कर
पार्टी से चले गए थे और राजद में शामिल हो गए थे। लेकिन सवाल है कि क्या इस बार सीमांचल के बैटल में क्या असदुद्दीन ओवैसी फिर से कोई नया गुल खिला पाएंगे? क्या महागठबंधन की जो जमीन खिसक गई थी, क्या महागठबंधन उस जमीन को फिर से वापस पा लेगी, क्या हासिल कर लेगी? सबसे बड़ा सवाल महागठबंधन के लिए है। तो एमआईएम के लिए चुनौती है कि पिछले परिणाम को इस बार फिर से दोहराया जाए। तो दूसरी तरफ एनडीए के लिए जिस तरीके से 8 और 5 यानी कि 8 सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी जीते थे और 5 सीट पर जनता दल यूनाइटेड के यानी कि 13 विधायक जीत कर सीमांचल से आए थे एनडीए के खाते में, तो उनके लिए भी बड़ी चुनौती होगी 2025 में कि फिर से 13 विधायक जीत कर सीमांचल से लाया जाए। हालांकि 2025 में कई तरह के मुद्दे सीमांचल में गूंज रहे, चाहे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का बात हो यानी कि वक्फ बोर्ड का बात हो, या फिर तरह तरह के मुसलमानों की समस्याओं की बात हो, या ध्रुवीकरण की बात हो। बहुत तरह की समस्याएं हैं। भाजपा और एनडीए की तरफ से हिंदुत्व कार्ड खेलने की कोशिश होगी, तो दूसरी तरफ महागठबंधन सेकुलरिज्म की बात करेगा, तो असदुद्दीन ओवैसी फिर मुसलमानों के हक और उनके अधिकार की बात करेंगे। और इन सब अधिकारों के बीच में सीमांचल के बैटल में, सीमांचल के जंग में किसकी जीत होगी, कौन फतह हासिल करेगा, किसके सर पे ताज होगा 24 विधानसभा सीटों में, उसका इंतजार और उसका परिणाम के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि सीमांचल में इस बार बहुत कुछ बदलने वाला है और बहुत कुछ में कई मुकाबले हैं, और वो कई मुकाबलों में नई पार्टी जो प्रशांत किशोर की जनसुराज है वो भी जरूर कहीं ना कहीं फैक्टर नजर आ रहा है। फिलहाल आप अपनी राय क्या रखते हैं सीमांचल के बारे में, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।